दोस्तों बहुत बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर सारी बात जानना बहुत ज़रूरी है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चंद्रचूड़ हो, मोदी गवर्नमेंट के अंदर इतने बड़े-बड़े स्कैम हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कंपल्सरी है, ठीक है? कोर्ट ने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया, क्या चीज़ें आई सामने, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। है ना? आप देखोगे कि जो अपना रेगुलर मीडिया है, टीवी मीडिया है, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कवर की जा रही हैं, जबकि कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं, फिर भी है ना? जो मीडिया है वो इस बात पर कवर करने के लिए तैयार है ही नहीं, ठीक है? अब इस पे गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को इस पर जवाब भी देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना चाहिए उन्हें। ना विपक्षी पार्टियाँ इस पर कोई स्पष्टीकरण माँग रही हैं, ना कोई और भी माँगने के लिए तैयार है। यहाँ पर मोदी सरकार को स्पष्टीकरण ज़रूर देना चाहिए। अब देखिए, जो सबसे बड़ा घपला हुआ है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? ऑनलाइन स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, डिजिटल स्कैम आपने सुना होगा, ठीक है? अब देखिए, निर्मला सीतारमण के बारे में कौन नहीं जानता, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना? जाना माना चेहरा है, मोदी सरकार से यानी बीजेपी से जुड़ा हुआ जाना माना एक बड़ा चेहरा है, ठीक है ना? अच्छी खासी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट वुमेन है, इस समय पुणे में रह रही हैं, रिटायरमेंट का टाइम पीरियड उनका चल रहा है। रिटायरमेंट के समय उनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा जो मतलब जो रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है वो भी उन्हें मिला है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ क्या है कि अभी है ना, नवंबर के महीने में उनके पास एक कॉल आती है, ठीक है? उनके पास एक कॉल आती है और उस कॉल में बोला जाता है कि हम जो है डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी से बोल रहे हैं, ठीक है? निर्मला सीतारमण को लगता है कि यार ये कोई मतलब सच में कोई बढ़िया अच्छी एजेंसी है, गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली एजेंसी है। सोचिए, इतने पढ़ी लिखी महिला को नहीं पता था कि ये एक फर्जी एजेंसी है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी मतलब नाम इस तरीके का क्रिएट किया कि एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई महिला, ये तक कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद जब पूछा जाता है उनसे कि हाँ मतलब डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी जो उनसे बोलती है कि आपके अकाउंट से इल्लीगल ट्रांजैक्शंस, आतंकवादियों को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आपके अकाउंट के साथ लिंक हो रहे हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी को ये बताया जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे है ना इल्लीगल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, ठीक है? ये सुन के निर्मला सीतारमण घबरा जाती हैं, ठीक है? अब सोचिए, इतनी बड़ी महिला जब घबरा जाए तो फिर है ना, अब यहाँ पर उन्होंने सोचा यार बात थोड़ी सी सीरियस तो नहीं है। अब जो ये फेक कॉल करने वाले थे डाटा प्रोडक्शन एजेंसी वाले, ठीक है, प्रोटेक्शन एजेंसी वाले, इन्होंने क्या कहा, अगला क्या कहा कि आपको इस पर है ना, आपको इसमें अच्छी खासी सजा होगी और अगर ये प्रूफ होता है कि ये काम आप खुद कर रही हैं, है ना, तो आपको भी जेल हो सकती है, ठीक है ना? इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस बात पर वजन डालने के लिए कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, तो डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से जो कॉल आया था, उन्होंने कहा कि हम आपकी कॉल यानी निर्मला सीतारमण जी की कॉल है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफिसर्स के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपकी बात होगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? निर्मला सीतारमण इस बात पर तैयार हो जाती है कि हाँ ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी के साथ बात हो जाएगी, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पर, है ना, जो कि एक मतलब पुलिस स्टेशन की बकायदा पूरा लोकेशन रहता है, एक पुलिस अधिकारी बैठा रहता है, ठीक है, जॉर्ज नाम का एक अधिकारी बैठा रहता है शायद, है ना, और बाकी पूरे 2-3 कांस्टेबल खड़े रहते हैं, पूरा एकदम माहौल बिल्कुल सजा हुआ होता है, ठीक है? पुलिस अधिकारी वहां से बोलता है कि मैडम आपके सारे अकाउंट सीज किए जा रहे हैं और आप एक डिजिटल अरेस्ट आपको किया जा रहा है, साथ साथ में हाउस अरेस्ट भी आपको किया जा रहा है, ठीक है? ये सुनकर निर्मला सीतारमण जी घबरा जाती हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो इस तरह की चीजें सुनकर घबरा जाएगा कि यार डिजिटल अरेस्ट हो गए, हाउस अरेस्ट हो गए, ठीक है, कहीं जा नहीं सकते हैं। ऊपर से उसने ये भी बोल दिया कि आप किसी को कॉल नहीं कर सकती, ठीक है ना? तो अब सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जब ये पूरा देखती हैं वीडियो कॉल में कि एक रियलिटी मतलब पूरा एक पुलिस स्टेशन क्रिएट हुआ हो, पूरा पुलिस स्टेशन का सीन है, अधिकारी बैठा है, इस तरह की बातें बोल रहा है, तो उन्हें लगता है कि यार सच में मतलब जो अधिकारी सामने से कह रहा है, जो है ना, जो अधिकारी सामने से कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है? उसके बाद निर्मला सीतारमण पूछती हैं कि अच्छा मतलब इसका मतलब उपाय क्या है? तो वो अधिकारी सामने से बोलता है कि मैडम, आरबीआई
की गाइडलाइन है, आरबीआई की तरफ से आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो कि आरबीआई का है, आपको अपने पैसे उस पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, है ना? उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, ठीक है ना? मतलब स्लिप मिलेगी कि हाँ, आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है? स्लिप मिलेगी, उसके बाद आपके पैसों की जाँच होगी कि कहाँ-कहाँ आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या ये पैसा आतंकवादियों के पास पहुँचा है, कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी डिटेल निकाली जाएगी। उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपका आपका हाथ मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है ना? तो आपको छोड़ दिया जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना? निर्मला सीतारमण यहाँ पर थोड़ा-सा परेशान हो जाती हैं कि यार पूरी मतलब सोचिए कमाई ज़िंदगी भर की कमाई आरबीआई के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी जाँच होगी, ठीक है ना? अब उसके बाद होता क्या है, तुरंत ही इसी समय व्हाट्सएप पर एक मैसेज और आता है निर्मला सीतारमण के व्हाट्सएप में, जो कि एक डिजिटल अरेस्ट का वारंट रहता है, डिजिटल अरेस्ट वारंट रहता है, ठीक है ना? अब ये देखकर उन्हें लगता है कि यार सच में मेरे ऊपर कार्यवाही चल रही है, ठीक है? और वो उस अधिकारी की बात मान लेती हैं और अपने अकाउंट से 99 लाख जो उनके अकाउंट में थे, वो पूरा पैसा निकाल के जो अकाउंट नंबर उस अधिकारी ने दिया होता है ना? उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। उन्हें लगता है कि आरबीआई का अकाउंट है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 99 लाख रुपए निर्मला सीतारमण ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और वो अकाउंट होता है फेक। यानी इतना पूरा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम एक भारत की जानी-मानी हस्ती के साथ घटित हो जाता है, ठीक है? कुछ दिन बाद अच्छा, उसी के बाद अगले ही दिन उनके पास एक और व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसमें वो ट्रांज़ैक्शन जो उन्होंने किया था उसकी स्लिप यानी रसीद उन्हें दी गई थी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, ठीक है? उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरे पैसे की जाँच हो जाएगी, उसके बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है? जब कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ये जानने के लिए कि यार मतलब कहाँ तक कार्यवाही पहुँची, ठीक है? ये जानने के लिए वो दोबारा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सारे नंबर स्विच ऑफ आते हैं, यानी कि बंद आते हैं, ठीक है ना? उसके बाद निर्मला सीतारमण पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहाँ पर इंक्वायरी करती हैं, तो ना उनके पास उन्हें पता चलता है कि ना कोई कॉल आया था, ना मेरे ऊपर कोई डिजिटल अरेस्ट वारंट आया था, ना कोई चीज़ आई थी। और उनका 99 लाख रुपए जीवन भर की कमाई उनकी एक झटके में ऑनलाइन स्कैम में चली जाती है और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं आता कि इतनी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला जो उनकी सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं, है ना? फाइनेंशियली एक्सपर्ट थी, वो फाइनेंस के मामले में बहुत एक्सपर्ट थी और उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, ठीक है? अच्छा, ये स्कैम के बारे में अगर आप थोड़ा-सा जान लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फेक नंबर से आपके पास कॉल आता है, फेक नंबर से कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि हम इस फलाना डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आपका अकाउंट से इल्लीगल ट्रांज़ैक्शन हुए हैं और आपको अपना पैसा यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा और आदमी डर के मारे उस पैसे को जमा करवा देता है। अब बात आती है आदमी डर क्यों जाता है? क्योंकि जब वीडियो कॉल में जब आदमी देखता है कि सामने पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी बैठे हुए बात कर रहा है ना? और कई बार तो अच्छा इसी तरह का सेम एक केस और आया था, आपको अगर पता हो या ना पता हो क्योंकि मीडिया वाले इसे बिल्कुल भी कवर इस समय नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? जो लुधियाना के वर्धमान का जो मालिक है, लुधियाना का जो वर्धमान है उसका जो मालिक है उसके साथ ये घटना घटी और 7 करोड़ रुपए उससे ऐंठ लिए गए। उसे क्या दिया गया, उस मतलब जो वर्धमान का जो मालिक था उसे पूरा कोर्ट रूम दिखाया गया। कोर्ट रूम दिखाया गया कि जज साहब बैठे हैं, वकील बैठे हुए हैं, पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना? पूरी अदालत चल रही है, वहाँ पर उसे बोला जाता है, जज साहब उनसे बोलते हैं कि आप आज के दिन यहाँ पर उपस्थित होइए वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस बिना पर अरेस्ट कर लिया जाएगा कि जज साहब ये कहते हैं कि आपने जो फॉरेन में जितने घपलेबाजी की है उसके सबूत हमें मिल गए हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर, है ना, अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको इस कार्यवाही, है ना, और आपको 7 करोड़ रुपए का कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा या फिर आपको 7 करोड़ रुपए एज़ अ जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये जो मतलब सोचिए इतना बड़ा आदमी 7 करोड़ रुपए
ट्रांसफर कर देता है उनके अकाउंट में। और जब ये अपनी कार्यवाही को लीगली देखने जाता है, पता करने जाता है, तो पता चलता है तो ना तो किसी कोर्ट में इसके खिलाफ कोई केस था, ना कुछ था, और ये स्कैम इसके साथ हो जाता है। और ठीक है ना, इसी तरह मुंबई का एक इंजीनियर जिससे 10 करोड़ रुपए इसी तरह ऐंठ लिए गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें एक सर्वे आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक ये गणित लगाया, ठीक है ना, कि कितना स्कैम इस साल 2024 से अभी तक, है ना, 2024 से अभी तक, यानी सॉरी 1 जनवरी 2025 से अभी तक, यानी कि नवंबर के महीने तक, नवंबर में 1 नवंबर तक, ठीक है ना। तो 2025 में अभी तक 3,500 करोड़ रुपए का ऑनलाइन घपला, स्कैम बोलो, आप घपला बोलो या कुछ बोलो, हो चुका है भारत के अंदर। बात समझ रहे हैं? इस तरीके के केस भारत में बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गए हैं इसी साल से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखो हो रही हैं, घटित हो रही हैं, लेकिन इससे ना तो कोई सरकार से सवाल पूछने वाला है, विपक्षी पार्टियों का अलग अपना रोना-धोना चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को जहाँ पर घेरना चाहिए, वहाँ पर घेरने की हिम्मत विपक्ष में भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।